नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी टीम लीज की सीएफओ रमानी दाथी से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोरी, सेंसेक्स 750 अंक से ज्यादा फिसला, निफ्टी भी 17,400 तक टूटा। बैंक शेयर में सबसे ज्यादा पिटाई, निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप इंडेक्स भी 1.25% टूटा। बाजार की बिकवाली में बैंक और फाइनेंशियल शेयर्स का सबसे बड़ा हाथ। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, केनरा बैंक 4% गिरे। ऑटो, रियल एस्टेट, एनर्जी में भी तेज बिकवाली। 7 कंपनियों के विलय को टाटा स्टील मैनेजमेंट ने बताया फायदेमंद। कंपनी के सीएफओ कौशिक चैटर्जी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, मर्जर से ईपीएस बढ़ेगा लेकिन कर्ज नहीं। टीआरएफ, टाटा मेटालिक्स, टिन प्लेट और टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर्स में तगड़ी बिकवाली। रिकॉर्ड कमजोरी के बाद रुपए में रिकवरी का मूड। डॉलर के मुकाबले करीब 25 पैसे सुधरा रुपया। $1 की कीमत अभी भी 81 के करीब। और रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में 12% की तेज गिरावट। आरबीआई ने कंपनी को थर्ड पार्टी रिकवरी बंद करने को कहा। जानकारों के मुताबिक कंपनी की रिकवरी पर पड़ सकता है असर। चिंता में दूसरे एनबीएफसी शेयर्स भी गिरे। नजर डालिए बाजार पे, एक तेज बिकवाली का माहौल अभी भी है। सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा की बिकवाली हो रही है। इसमें 1032 पॉइंट और निफ्टी 240 पॉइंट टू बी प्रिसाइज कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन यानी गिरने वालों शेयर्स की संख्या 2133 है, जबकि बढ़ने वालों की संख्या 653 यानी 1:3.2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बन रहा है। सबसे ज्यादा कमजोरी आ कहां से रही है? सेक्टोरली अगर आप देखें तो केवल फार्मास इंडेक्स है जो थोड़ा बहुत मदद कर रहा है, 1% से कम उसमें तेजी, लेकिन बाकी सारे इंडेक्स तेज गिरावट में है। निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स करीब 3.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। सबसे ज्यादा नीचे कौन खींच रहा है मार्केट को? एचडीएफसी ट्विंस। एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन 42 पॉइंट का है और एचडीएफसी का 28। ये दो मिलके करीब 60-70 पॉइंट नीचे खींच रहे हैं। इसके साथ ही रिलायंस में भी कमजोरी है, 30 पॉइंट का उसका कंट्रीब्यूशन है। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक पुलर्स है, ये मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जबकि इन्फोसिस, डिवीज लैब, सन फार्मा की तरफ से मामूली सी बढ़त की उम्मीद बनती दिख रही है। लेकिन नेट अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट पे एक व्यू लेते हैं। प्रकाश गावस्कर हमारे साथ हैं। गावस्कर, बिकवाली तो बढ़ी है थोड़ी और अब अगले 2 दिन छुट्टी का माहौल रहेगा, तो स्ट्रेटजी क्या? वेट एंड वॉच, छोड़ दें, या कोई ट्रेड बनता है कि शॉर्ट करके जाएं? देखिए, ऐसा था कि थोड़ी उम्मीद थी 40-50 पॉइंट की, वो मिल गया लेकिन ज्यादा नहीं मिला। लेकिन 17,500 ये अहम रेसिस्टेंस था, वो पार नहीं किया, उसके ऊपर क्लोज नहीं मिला। वो जरूरी है कि 17,500 को पार करे और उसके ऊपर क्लोज। ऐसा लग नहीं रहा है अनलेस कभी शॉर्ट कवरिंग आ गई तो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर फ्राइडे के दिन, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, अगर आज लोअर लेवल पे बंद होता है तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है लोअर लेवल्स देखेंगे। तो मुझे लगता है 17,000 एक जोन है, शायद वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है। अब तक तो ताकत नहीं है। 17,500 पार करे या फिर 17,000 की तरफ, ये एक रेंज बन जाता है। यानी अभी 17,400 है, इससे बात सीधे 1700 पे 17,000 पे सपोर्ट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है। एफएनओ एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक। अपर रीजन में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, लेकिन लास्ट बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो 17,500 था, वो आज ब्रीच हो चुका है। वहां तक जाता है, उसके ऊपर क्लोज मिलता है तो ठीक है। और बैंक निफ्टी ने भी 40,000 को भी तोड़ दिया है, 39,600 पे है, 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है। इसमें कहां पे सपोर्ट मिलेगा? नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट होगा 39,000 मेरे ख्याल से, क्योंकि 40,000 एक बहुत अहम जोन है। वो ब्रीच हुआ राउंड फिगर तो अब नेक्स्ट 39,000 रहेगा। 39,500 मुझे नहीं लगता वहां होगा। हो सकता है आज के लिए हो, लेकिन वहां पर सपोर्ट नहीं मिलेगा लगता है मुझे। गावस्कर, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल 13% नीचे है स्टॉक। वो आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन के बाद स्टॉक 13% नीचे, 200 का स्तर भी तोड़ा। क्या और गिरेगा ये? ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है वीकनेस तो है। 200 भी ब्रीच हो चुका, अब ट्रेड कर रहा है 195। नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है करीब 180 के आसपास। 180 185 जोन से वहां पर सपोर्ट है एमएनएम फाइनेंशियल के लिए। लगता है वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है तो वीक। आज मैं देख रहा था महिंद्रा एंड महिंद्रा भी, पता नहीं क्यों लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा भी वीक है।
सकते, शायद पॉसिबल है कि 1240 लेवल देखेंगे उसमें। अपर रीजन पे थोड़ा फटीग नजर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। एमएनएम जो इसकी सबसे बड़ी वाली कंपनी है इस ग्रुप की, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसमें भी कमजोरी देखने को मिल रही है, वो भी नीचे आ सकता है। लेकिन गावा सर, एक स्पेस है जो थोड़ी मदद कर रहा है, वो है फार्मा शेयर्स। डिवीज लैब 2.25% ऊपर है, सिप्ला करीब 1.5% ऊपर है, सन फार्मा 1% ऊपर है। कोई पसंद है इनमें से आपको? हाँ, डिवीज लैब, सन फार्मा मैंने रेकमेंड किया था, आज मैंने किया था, लेकिन डिवीज लैब की पहले बात कर लेते हैं। लगता है 3640 का स्टॉप लगा कर चले तो 3750 डिवीज लैब में पॉसिबल है। फार्मा क्षेत्र अच्छा लगता है, सन फार्मा में भी तेजी है, 910 का कोई स्टॉप लगा कर चले तो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 950 के हो सकते हैं। ओके, तो ये दो स्टॉक पे देख सकते हैं। और गावसर का मानना है कि चूंकि दोनों ही बड़े वाले इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल पार नहीं कर पा रहे, इसलिए नीचे की तरफ का रुझान हो सकता है और फिर इनका जो लेवल होगा एक 17,000 और एक 39,000 के आसपास। चलिए अब चलते हैं अपनी आज कंपनी की तरफ। आज हम बातचीट कर रहे हैं टीम लीज की, और एक स्टाफिंग कंपनी है, और इसके जरिए जानने की कोशिश करेंगे बिजनेस आउटलुक क्या है। और तमाम सारी रिपोर्ट्स इस वक्त जॉब डेटा की भी आती हुई दिख रही हैं। तो इस सेक्टर में क्या हो रहा है, किस तरीके से सिचुएशन ठीक हो रही है या गड़बड़ हो रही है, इसको समझने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ है टीम लीज की CFO रमानी दाथी। रमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जो लेटेस्ट ट्रेंड रिपोर्ट दिख रही थी अगस्त की, उसमें थोड़ा सा डिटेरिएट होती हुई सिचुएशन दिखी है एम्प्लॉयमेंट की। ये वन ऑफ है, सीजनल है, या थोड़ा सा दिक्कत हो रही है? Definitely, there is some sort of slowness in many industries. So we are seeing that largely in IT sector and also e-commerce, edtech. So some of these startup space which are funded by private equity. So we are seeing some sort of slowness. However, there are segments like retail, hospitality, healthcare, tourism, travel. So in these segments, the employment rates are going up. However, overall, the unemployment rate compared to last 2 months or 3 months, it has been consistently going up. Again, here, there is a contradictory data point. So if you look at EPFO data, so last month, in the month of June, so there is almost 18 lakh new employees that got added in EPFO. So it doesn't mean these 18 lakh, all of them are new employees. So maybe some of them have been working as informal employees in the past, and now they have been moved to formal employment roles. So that's the main call out which we made in our survey report, that there is increased preference for formal employees. ओके, तो वो एक डेटा है जो थोड़ा सा एक अलग पिक्चर पेश कर रहा है, लेकिन वो शायद फॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ। रमानी जी, एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे मैं, कि जो आपने कहा कि IT और ई-कॉमर्स में थोड़ी सी स्लोइंग दिख रही, तो जो ई-कॉमर्स है उसमें तो अभी थोड़ा फेस्टिवल सीजन भी चल रहे हैं, सीजनैलिटी भी आई, सब कुछ ओपन अप हो गया है, जो कंजम्पशन के डेटा आते हैं वो भी बड़े अच्छे पैटर्न दिख रहे हैं, फिर भी वहाँ पे वीकनेस है, रीज़न? So the numbers I'm talking about is compared to last year. So just to give you numbers which Team Lease did, last year we have added 57,000 new employees between banking, financial services, e-commerce and consumer verticals all put together. So this year, so we are projecting lower than those numbers. It's not like there are no jobs at all, as you rightly mentioned, with festive season is ahead, Dussehra and Diwali. So the hirings are happening. But compared to the estimates that we had at the beginning of the year, these numbers are relatively much lower. ओके, रमन जी, आपको लगता है कि ये ट्रेंड सस्टेन करेगा क्या आगे? कॉन्टेक्स्ट ये इसका है कि अब दुनिया भर में देखिए बड़ी रिसेशन की बातें हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ रहे हैं, तो उससे शायद कंपनीज़ को आगे कैपेक्स करने में दिक्कत हो, या लोन बहुत महंगे होंगे तो शायद कंज्यूमर को भी कम लोन लेना पड़े, या ले वो दिक्कत होगी। तो ये आपको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा क्या? It's very difficult to comment because the rest of the nations, so they are going through tough times. The recessions are at the verge. However, India doesn't seem to be that gloomy to us, because in terms of open positions or new hirings that our clients are doing for the next 3 months, at least looking at the data, it's not that gloomy. And we feel like it's more a temporary phenomena. Maybe by end of March or so, we should see a stronger recovery. राइट। IT के बारे में थोड़ा एक चीज़ आपसे, जब हम लोग कोविड के दौरान थे या उसके बाद तक, इवन रिसेंट 1-2 महीने तक बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे जॉब ग्रोथ थी, एक एक बंदे को 3-3, 4-4
कॉल्स आती थी, एट्रिशन रेट बड़ा ज़बरदस्त था, अब अप्रेजल के 40% तक के अप्रेजल करते थे, साल में 3 बार अप्रेजल करने लगे थे, बट ऑल ऑफ सडन एकदम से आईटी में ये नरमी देखने को मिल रही, रीज़न? I think last 2 years, as you rightly mentioned, they really had a right. Because even if we look at our own employee data within IT segment, the average inflation in salaries is 35%. So compared to 10 to 12% for non-IT employees, it's like at very really high level. And the current phenomena is more like, to some extent, some correction is happening. Companies have come under pressure to control costs and improve their margins. And I mean, many IT companies have put a hiring freeze on their permanent employee hiring. So we have seen it in many IT services companies where the permanent employee hiring has almost been on hold. They are not adding any new employees at all. So the temporary demand that they have, they are fulfilling with contract employees in the interim. But I think right now the situation in IT is not that encouraging. नॉट एंगेज। हम लोगों को बड़ा उस समय बड़ी जेलसी होती थी, 3 अप्रेजल लोग लेते थे, हम लोग यहाँ 1 मिलता था। खैर एनीवे उनको मिलना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड लाइटर नोट में कह रहा हूँ, एक चीज़ मुझे आपसे और समझना चाहिए, अगर हम इस पूरे जॉब मार्केट को स्किल्ड और जनरल स्टाफिंग नॉन स्किल्ड में रखें और साथ में उसमें आप टेम्परेरी वर्कर भी रख लें जो सीजनल के हिसाब से रखे जाते हैं, तो क्या जो स्किल्ड वाले हैं जो बहुत कंपनीज़ के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे भी आपको दिक्कत दिख रही है क्या? I think that gap is always there. The skill gap between the requirements of the company and the supply side is very high. But again, the challenge boils down to informal employees. Because with informal employees, attrition is very high, absenteeism is very high, the employee may not show up the next day on his job. So companies are not willing to invest in their training and development, in their skill enhancement, which is ultimately leading to the productivity and business performance. So what we are trying to do is how we are working on something called hire, train, deploy model. So wherein we give a short-term interim training to these employees to bridge the skill gap before we place them on the jobs with these companies. But again, this has to be picked up at a much stronger momentum. Right now, the skill gap is very high, especially in temp employee workforce. It's very high. So we are facing that challenge. और गिग वर्कर्स की क्या सिचुएशन है? इस समय तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। Yes. So the hirings have started for the upcoming festive season, and the numbers are very good, especially in retail, as I mentioned, retail, hospitality, tourism, travel, e-commerce. So in these spaces, we are seeing very good numbers for the upcoming festive season. अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो ज़्यादा है? Compared to last year, relatively less. Retail is better than last year because last year there is still COVID impact. The industry has not fully recovered. So this year retail is really on a rise. So the numbers are very encouraging. हाँ, मैंने वॉलमार्ट की कल रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने लास्ट ईयर इसी समय 1,20,000 किए थे, इस बार 1 लाख किए हैं, तो यानी यूएस में थोड़ा सा दिक्कत है। आप अपना टीम लीज अपना मार्जिन कैसे मेंटेन करेगा अगर पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है तो? That's true. That's definitely a challenge because salaries are increasing, but our average realizations are under pressure. While we are adding headcounts, while we are growing 20-25% on our top line revenues and headcounts, margin expansion has been a challenge. So that's why we are working on various other initiatives in helping our clients in terms of the learning requirements of the employees, they're improving the productivity of the employees, compliance tools, other HR tools. So with those, we are trying to sell a blended product which can give us higher realization so that at overall company level, we'll take the margins to 3.5% in the long run. टीम लीज की हायरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है अपनी हायरिंग में? Suggest your question. मैंने बोला टीम लीज की अपनी हायरिंग में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे सब ठीक ठाक है। Yes. ओके अच्छा, एक चीज़ और, जो सैलरी स्ट्रक्चर ऑफर होते थे कंपनीज को और अब चूंकि प्रॉब्लम में है, हायरिंग कम की है लोगों ने, तो क्वालिटी ऑफ पेमेंट या क्वालिटी ऑफ वेज पे क्या असर आया है? नॉट फॉर टीम लीज, फॉर जनरल स्टाफिंग या अदर कंपनी स्टाफिंग।
आई थिंक शायद नेटवर्क का इशू है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही थी। टीम लीज 3171 पे है। रमानी जी हमें समझा रही थी कि अब थोड़ी सी स्लो डाउन दिख रही है, उतनी ज़्यादा जॉब मार्केट में डिमांड नहीं है इस समय। थोड़े समय के लिए हो सकता है ये कंटिन्यू करे, लेकिन इसके बाद सिचुएशन हो सकता है सुधरे या हो सकता है ना भी सुधरे, ये समय बताएगा, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंट मार्केट है। लेकिन गिग वर्कर्स यानी जो फेस्टिवल सीजन के समय बहुत सारी कंपनीज टेम्परेरी हायरिंग करती हैं लोगों को अपने कामकाज के लिए, चूँकि उस समय बहुत काम बढ़ जाता है, उसमें पिछले साल के मुकाबले उतनी ज़्यादा तो हायरिंग नहीं हुई, लेकिन ठीक ठाक हायरिंग हो रही है। और एक आध दो सेक्टर जैसे होटल और टूरिज्म, वहाँ पे अच्छा कामकाज हो रहा है और वो हायरिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौट के आगे फिर मार्केट की बातचीत करेंगे। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $1 बिलियन क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस? खासे संपर्क करें। स्वागत एक बार फिर से आपका। और मार्केट इस वक्त जो है निफ्टी करीब 250 पॉइंट 260 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स नेट 2022 में अगर आप देखें तो नेगेटिव हो गया है। वीरेंद्र अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो उनसे बातचीत कराइए। वीरेंद्र, बैंक निफ्टी तो बड़ा फ्री फॉल से ऐसा चल रहा है, कहाँ रुकेगा ये? कुछ अभी तो नीरज जी यहाँ से अगर आप देखें 500 पॉइंट नीचे, हमारी अप्रोच यही थी कि 39110 39,910 ये वो एवरेज था नीरज जी निफ्टी बैंक पे। ये एवरेज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इसने 6 जुलाई से लेके अब तक
6 जुलाई से लेकर अब तक नहीं वॉलेट किया था, और आज लगभग 11:30 बजे के आसपास, पौने 12 बजे के आसपास इसने ये लेवल वॉलेट कर दिया। तो अगला लेवल तो नीरज जी करीब करीब 39,000 आता है। हम एक पुट कैरी कर रहे हैं नीरज जी, और वो है 39,000 की पुट, उसी पर फोकस करेंगे अभी नीरज। तो 39,000 की पुट, यानी यहाँ से भी 500 पॉइंट और नीचे। गावा सर भी यही कह रहे थे कि 39 पे जाके इसका एक सपोर्ट बनता है। और निफ्टी भी आप देखिए 250 पॉइंट नीचे। अच्छा, पूरी बढ़त 2022 की सेंसेक्स ने गंवा दी है। निफ्टी में कहाँ पे नीचे? 17,000। नीरज जी, निफ्टी का लेवल था 403, हाँ। और वो आई थिंक वॉलेट हो चुका है। ये 17, 500, 600, 400 ये 3 पुट ऑप्शंस थी जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि अब गुरुवार को अगले एक्सपायर होगा, सबसे बड़ा ओआई होल्ड करते थे। इसके नीचे लॉजिकल सपोर्ट अगर आप खोजने जाए नीरज जी, तो वो आता है करीब करीब आप देखिए तो 17,290, 250 के जोन में, जो क्रिटिकल एक एवरेज है। बट मोर और लेस नीरज जी, इसने भी जो 400 का क्रिटिकल लेवल था ना, वॉलेट कर दिया। बस नीरज जी एक दिक्कत ये है कि यूएस मार्केट आज क्या करेंगे, शॉर्ट लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं, ये एक दुविधा है नीरज जी। ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। रुपया बिल्कुल 80 रुपये 96 पैसे प्रति डॉलर के आसपास है। तो खैर, अब अगले 1.5 घंटे में आप बताइएगा कि क्या करना है। इस यक्ष प्रश्न का जवाब आप ही देंगे, आप और हर्षदा कमाई के अड्डे में। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस भी देखिए आप, डाउ फ्यूचर्स 130 पॉइंट नीचे है।